जब शोभा इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली कमला ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? कमला ने पूछा था। जवाब देने से पहले शोभा ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा, तगड़ा, काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों ओर बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। शोभा सोच रही थी, अपने घुंघराली लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में कमला को कितना समय लगता होगा। मेम साहब, कमला ने शोभा को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायास ही शोभा बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम कमला है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए कमला लौट गई थी। शोभा नहीं थी, इसलिए उसी रोज कॉलोनी की कई महिलाएं शोभा से मिलने आई थी, पर किसी ने भी कमला को काम पर रखने की मशवरा नहीं दिया था। कमला को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसलिए उसने शोभा को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने कमला के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी शोभा, पर अगले ही क्षण मिसेज गुप्ता ने आत्मीयता से शोभा के कान में बताया, मिसेज वर्मा तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस कमला की वजह से। अच्छा, पर क्यों? शोभा अगले ही क्षण कमला के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसती रात मिस्टर वर्मा उसे अपने मोटरसाइकिल पर घर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? शोभा को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती? खोजती हुई मिसेज गुप्ता ने कहा था। वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरा डालने का प्रयास करती है। पर क्या कमला का पति नहीं है? अरे है ना, क्यों नहीं? हट्टा कट्ठा पति है, कलमुही का। ऑटो चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेज गुप्ता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक ही प्रतिक्रिया थी कमला के बारे में कि शोभा के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगले रोज कमला पूछने आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए शोभा ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। शोभा को डर था कि कहीं कमला पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में शोभा डरती थी। कुछ दिनों के बाद कमला फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब मेरे बेटे बीमार है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। दिल्ली ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी इसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दे तो। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज्यादा नहीं कमाता कि बच्ची के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी कमाती हूँ। कहते कहते कमला की आंखें भर आई। शोभा फिर पसीज गई थी, पर कमला पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतों अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए शोभा को बड़ी सफाई से कमला को रखने से इनकार करना पड़ा। तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तू करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे। काम करने के लिए शोभा ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती थी कि वो कहीं न कहीं कमला के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो कमला के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब भी कमला कहीं दिखाई दे जाती, शोभा की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन कमला के प्रति अपने को गुनहगार मानने लगी थी। शोभा के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता जहाँ कमला काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विधुर डॉक्टर और उसका इकलौता बेटा था। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर न चले जाते। शोभा न चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं कमला के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। शोभा हर रोज यह प्रयास करती कि कमला की एक झलक दिख जाए। कमला कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्ते को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। शोभा ने महसूस किया कि डॉक्टर साहब की नज़र हर वक्त कमला के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती है जो साड़ी को ऊपर खींचकर खोंचने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था।
शोभा को कई बार लगता कि कमला का डॉक्टर साहब से के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे संदेहास्पद कहा जा सके। एक दिन डॉक्टर साहब और कमला को ऊँची आवाज़ में बात करते सुनकर शोभा दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा डॉक्टर साहब पेड़-पौधे को खींच रहे थे और कमला सीढ़ी पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब ज़ोर-ज़ोर से कह रहे थे, "तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दें। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाई नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब, करने पर मैं नहीं रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। वर्मा साहब की बीवी के झंझट के बाद मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तुम्हारी मर्ज़ी कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और कमला वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक कमला वहाँ बैठी रही, शोभा अंदर जा ही नहीं सकी। पर्दे की ओट में वो लगातार उसे देखती रही थी। उसके बाद फिर कभी शोभा को कमला नहीं दिखाई दी। हर रोज़ कई बार वो खिड़की खोलकर कमला को तलाशती रहती, पर कमला ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। कमला के न आने से शोभा को कहीं किसी कमी का एहसास होने लगा था, पर कॉलोनी में कमला के न रहने से भी उसकी चर्चा निर्बाध रूप से चल रही थी। इसलिए शोभा की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई बातचीत से पूरी हो जाती। शोभा को शायद कमला में दिलचस्पी इसलिए थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी औरत को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार शोभा का मन होता कि वो कमला के जीवन में झाँक कर उसे करीब से देखे। उसे कमला से खूब बात करने की इच्छा होती, यह पूछने की भी कि वो दूसरों पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है। पर कमला जैसी औरतों से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर कमला से बात करने में शोभा को संकोच होता था। वैसे अब कमला से बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को दिखाई नहीं देती थी। कमला का विषय धीरे-धीरे कम होने लगा। शोभा भी महसूस करने लगी कि वो अब कमला के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज़ शोभा के पति ने बताया कि उन्होंने कमला को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? शोभा समझ नहीं पाई थी। शोभा वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहाँ और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है, वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहाँ गए कैसे? रोज़ ही गुज़रना होता है उस गंदी बस्ती से हमारे दफ़्तर के लिए और कोई ही रास्ता ही नहीं है। शोभा के पति ने मासूमियत से कहा। शोभा ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में कमला वैसे ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी-कभार सोच शोभा को भी लगता था कि कहीं कमला के बारे में गलत बातें करने करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही, पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को ही गंदा कर देती, मिसेज गुप्ता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से। मिसेज वर्मा धीरे से बुदबुदाई थी। कमला का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो वो उसका विषय ज़ोर-ज़ोर से इलाके में इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे-धीरे कम होने लगा। पर आज अचानक कमला के न रहने की खबर से शोभा को विचलित सा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से शोभा के जीवन में शामिल रही कमला के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। कमला के अंतिम दर्शन के लिए जाने को शोभा तत्पर हो उठी। मिसेज गुप्ता को किसी तरह मनाकर शोभा ने साथ लिया और कमला के घर चल दी। घर के आस-पास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर कमला का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेज गुप्ता और शोभा को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेज गुप्ता चेहरे पर ढेर सारे भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतज़ाम कर लिया है और उसका दाखिला भी दिल्ली के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई, छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। शोभा और मिसेज गुप्ता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। शोभा को लग रहा था कि वो दोषी है कमला की मौत के लिए। उसे कमला
उसे काम ना देकर उस पर अविश्वास करके उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उसका ही हाथ रहा था। वरना कमला तो एक माँ थी, एक रोगी बेटे की ममतामयी किंतु मजबूर माँ। चले मिसेज गुप्ता का हाथ कसकर थामते हुए शोभा ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर कमला की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो शोभा को मुँह चिढ़ा रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब